ये मेम्ब्रेन है। ना सिर्फ सेल के पास ये कवरिंग होती है बल्कि जो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी एक कवरिंग होती है। जैसे न्यूक्लियस के पास एक कवरिंग है। तो ना सिर्फ ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है बल्कि तमाम ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी अपैरेटस है उसके सराउंडिंग में भी इस तरह की मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाकायदा एक सेपरेट करती है मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म से। ऐसा नहीं हो सकता कि साइटोप्लाज्म डायरेक्टली इन ऑर्गेनेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाए। एक बैरियर मौजूद होता है और ऑर्गेनेल के सराउंडिंग में जो ना सिर्फ इस ऑर्गेनेल की इंटीग्रिटी बरकरार रहती है, उसकी हैसियत बरकरार रहती है सेल में, बल्कि साइटोप्लाज्म जो है उससे आइडेंटिटी रहती है, सेपरेशन रहती है इस ऑर्गेनेल की वजह से। और ना सिर्फ ये हर ऑर्गेनेल की सराउंडिंग में मौजूद होती है बल्कि सेल के सराउंडिंग में भी मौजूद होती है। और कोई जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर, और किसी ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो ये वेरी करता है ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को कि आप सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर ना सिर्फ आ सकते हैं बल्कि सेल से बाहर भी मूव कर सकता है। जैसे सिलेक्टेड मॉलिक्यूल कैसे होगा, जैसे वाटर को अलाउ कर देगी फ्रीली कि वाटर जो है वो इन और आउट हो जाए। एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वाटर को अलाउ करे। कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ कर देती है, ऑक्सीजन को अलाउ कर देती है। सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है हर किस्म के। ये नहीं है कि वाटर आ रहा है तो उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तो फ्रीली अलाउ करेगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फ्रीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं हर वक्त, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन वाटर के लिए, वाटर को के लिए फुली को अलाउ नहीं करती, कार्बोहाइड्रेट को अलाउ नहीं करती, प्रोटीन को अलाउ नहीं करती, मुख्तलिफ़ टाइप के एंजाइम्स को अलाउ नहीं करती। उसके लिए ये इसके पास मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं, उन चैनल से पास होके ही वाटर अंदर जा सकता है। उसके लिए इसके पास मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन कहते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगी ये। तो जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। फ़िलहाल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। एक वक्त में ये नहीं है कि वाटर भी अंदर, वाटर आएगा तो किसी ख़ास चैनल से होके आएगा, किसी ख़ास गेट से गुज़र के आएगा, एक्वापोरिन से गुज़र के आएगा। कार्बोहाइड्रेट आएगा तो उसके लिए एक अलग चैनल होगा प्रोटीन का। प्रोटीन को आना होगा तो अलग तरीके से आएंगी। तो ऐसा नहीं है जैसे सेल वॉल परमेएबल थी, वाटर भी आ रहा है, उसमें सारे डिज़ोल्व मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मुख्तलिफ़ आयन्स आ रहे हैं, ये ऐसी नहीं है। इसके अलावा ये ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनेल्स जो हैं वो उनके सराउंडिंग में कुछ मौजूद ही नहीं है, और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बग़ैर किसी मेम्ब्रेन के, ऑर्गेनेल्स की बाकायदा एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो पाते हैं। साइटोप्लाज्म है इससे सेपरेट हो पाते हैं। इसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है
अगर हम बात करें, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये प्रोकैरियोट्स में, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अभी सिंपल समझा रही हूँ सिर्फ, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर इनफोल्ड हो जाती है और इनफोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोजोम्स। क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके पास मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होके रेस्पायरेशन का काम भी करती है, एक्सक्रीशन का काम भी करती है, मुख्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ों की फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। तो ये यहाँ पे इन मीजोजोम्स में मुख्तलिफ़ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होके मुख्तलिफ़ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अंजाम पाते हैं इस प्लाज्मा, इस मेम्ब्रेन में जो बैक्टीरिया में मौजूद होती है। इसके अलावा, बैक्टीरिया के अलावा अगर हम बात करें अपनी आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जनाब ये यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ क़िस्म के कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ़ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो अपने साथ मुख्तलिफ़ क़िस्म के एंजाइम्स को अटैच करवाते हैं। तो ये जगह है, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो अटैच होते हैं, मुख्तलिफ़ एंजाइम्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं। ये उन रिसेप्टर के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ना सिर्फ अपने साथ दूसरी मेम्ब्रेन्स को अटैच करवाती है, दूसरे सेल को अटैच करवाती है, बल्कि किसी ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप्स ए बी, इनके ऊपर मुख्तलिफ एंटीजन लगे हुए होते हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ क्या लगे हुए होते हैं? एंटीजन लगे हुए होते हैं, जिनकी वजह से किसी भी सेल को रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं इनके ऊपर। रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। कोई भी वायरस आएगा वो इन रिसेप्टर्स के ज़रिए अटैच होकर सेल के अंदर चला जाएगा। बैक्टीरिया आएगा, रिसेप्टर्स के ज़रिए अटैच होकर अंदर चला जाएगा। कोई भी एंजाइम्स आएगा वो इस रिसेप्टर से अटैच होकर अंदर जाएगा। अगर ये एंटीजन ए लगी हुई है तो ये अपनी ख़ास एंटीबॉडी को ही अपने साथ अटैच करवाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिटेल में मौजूद हैं टॉपिक में, जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस का हिस्सा है, जो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये सेल की शेप को चेंज करवा देती है। अगर सेल जिस तरह के हैं और उन्हें ब्लड सेल्स हैं और उन्हें छोटी सी कैपिलरी में से गुजरना है, तो यही जो सेल है वो छोटे साइज़ का हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, ये लिक्विड होती है, बाकायदा लिक्विड फॉर्म में होती है। तो पानी लिक्विड होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो अपनी शेप चेंज करके अपनी शेप चेंज कर सकती है। किसी वक्त इसे समझें ये बैक्टीरिया है, तो अगर ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और सनलाइट कहीं पे मौजूद है, तो ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम आते हैं, हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन होती है तमाम सेल्स में, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, और ये उसकी आउटर लिमिट बनाती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है आउटर लिमिट, ये इसकी आउटर लिमिट बनी है। ये तमाम डिज़ोल्व सब्सटेंस की आउटर बाउंड्री बनाती है, तमाम सॉल्यूट्स की जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अगर ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंस मौजूद हैं, तो उनकी आउटर ये सारे सब्सटेंस एक बाउंड्री में कवर रहेंगे, और जिनकी मदद से ये डिज़ोल्व सब्सटेंसेस अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं। सारे के सारे नहीं, कुछ सिलेक्टिव, क्योंकि सिलेक्टिव नेचर की होती है, हर चीज़ को अलाउ नहीं करती कि हर चीज़ निकल जाए इसमें से एकदम से, रोक के रखती है, और कुछ चीज़ों को बाहर अलाउ करती है जाना और बाकी चीज़ों को अंदर आना अलाउ करती है, ताकि सेल जो हैं वो अपने आप को मेंटेन रख सकें। बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये सेल मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर एक और वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये अगर मैं बात करूँ सेल वॉल है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स, फंजाई, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन इंस्टीड ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। लेकिन जो सेल वॉल होती है उसका बिल्कुल ही वो स्ट्रक्चर उसका सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट होता है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होता है। अब आपको मैं इसमें दिखाती हूँ। ठीक है, this colored bacillus megatherium cell clearly shows the plasma membrane which lies inside the distinct structure of the cell wall. This is cell wall, brown color cell wall, and inside cell wall black color cell membrane, plasma membrane. This is cytoplasm. This is cytoplasm. This is chromatin body. Okay. Prokaryotic nucleus. This is small granular structure, ribosome, or vacuoles, or oil globules, or different pigments, or different types of food material, or vacuoles. This is vacuole, हो सकता है वैक्यूल हो, ऑयल ग्लोब्यूल भी हो सकता है, इसमें बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। सही है, ये आपने पढ़ लिया, ये स्लाइड पढ़ ली। अब हम आते हैं सेल एंड मेम्ब्रेन्स पे। सेल के अतराफ में जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मीन्स वाटर, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, और मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन।
इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये जो अंदर प्लाज्मा है, जो अंदर लिक्विड है, उसकी मेम्ब्रेन है। और इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बेसिकली कौन सी नेचर की होती है, लिक्विड नेचर की होती है। क्लियर है? सेपरेट करती है बॉडी को, कोई भी लिविंग बॉडी हो उसको, नॉन लिविंग सराउंडिंग से। लिविंग सेल्स को नॉन लिविंग सराउंडिंग से अलग करती है। जैसे अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, अगर लिविंग सेल है, एपिडर्मिस का सेल है, तो एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जैसे अगर हम बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये फिर दूसरा सेल है। ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है, स्पेसेस हैं, तो ये इसमें ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं। आउटर सराउंडिंग से, आउटर इन्वायरमेंट से अलग कर सकती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 8 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है। और ऑल्दो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरोड इज़ ओनली अबाउट 8 नैनोमीटर 0.01 माइक्रोमीटर थिक। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें, जो आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, ये वाला एरो, इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 8 नैनोमीटर 0.01 माइक्रोमीटर थिक होती है। फिर भी ये अच्छी तरह से सराउंडिंग कर लेती है। सिलेक्टिवली कंट्रोल करती है मटेरियल्स को सेल से अंदर आने में और सेल से बाहर जाने में, इसलिए ये परमिएबल नहीं है, फुली परमिएबल नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। ये हो It is responsible for cell wall recognition when cells aggregate into tissues। देखें, अब ये कह रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरी सेल मेम्ब्रेन है, ये तीसरी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरा सेल है। इन सेलों को एग्रीगेट होना है। और ये सेल एग्रीगेट कब होंगे, जब इनके ऊपर क्या बनी हुई होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ेंगे कब, जब हर एक की सेल वॉल जो है वो रिकग्नाइज होगी कि हाँ, यही वाली सेल वॉल है जिससे मुझे अटैच होना है। और सेल वॉल रिकग्नाइज कब होगी, जब उसकी सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर मौजूद, जो उसके अंदर मुख्तलिफ़ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उनकी मदद से पहचान बनाएगी। तो उन पहचान की मदद से दूसरा सेल जो है वो उसको रिकग्नाइज कर सकेगा। और रिकग्नाइज करने के बाद सेल वॉल, एक सेल दूसरे सेल से सेल वॉल के ज़रिए जो है वो अटैच होगा। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक स्ट्रक्चर है, जिसकी आउटर सरफेस और इनर सरफेस एक दूसरे से चेंज होती हैं। जो चीज़ आउटर साइड पे मौजूद है वही चीज़ें इनर साइड पे मौजूद नहीं है। आउटर साइड है ये, और ये इनर साइड है।
आउटर और इनर साइड एक दूसरे से बिल्कुल चेंज होती है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर सरफेस है। ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है। जो स्ट्रक्चर आउटर साइड पे है वो स्ट्रक्चर इनर साइड पे मौजूद नहीं है। अब जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम ये कैसे देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है और उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो 1972 में सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज़ किया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर होती है किस चीज़ की, फॉस्फोलिपिड्स की। इसमें फॉस्फेट भी मौजूद होता है और फॉस्फेट के साथ किस चीज़ की एसोसिएशन होती है, लिपिड्स की। लिपिड्स आपको पता है फैट्स होता है, फैट्स की एसोसिएशन होती है और डबल लेयर होती है इस तरह की। एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये जो पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स की एसोसिएशन फॉस्फेट के साथ जब होती है, फैट्स के साथ होती है, तो कौन सा मॉडल प्रपोज हुआ हुआ होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड स्टेट में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है और इस लिक्विड की फॉर्म में जो इसके ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है ये मोज़ेक की तरह से नज़र आता है कि आइसबर्ग में, समंदर में आपको इस तरह से आइसबर्ग नज़र आएंगे आउटर साइड पे। तो ये आइसबर्ग्स हैं, आइसबर्ग इन द सी। आउटर सरफेस पे इसके इस तरह की प्रोटीन अरेंज हुई होंगी, कार्बोहाइड्रेट अरेंज हुए होंगे, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हुए होंगे कि ऐसा नज़र आएगा कि मोज़ेक है। जैसे फ़र्श पे जो मोज़ेक होता है उस तरह का मोज़ेक है। और ये जो मोज़ेक है ये डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल्स हैं, कहीं पे किसी तरह कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच है, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो कहीं पे आपको प्रोटीन नज़र आएगी आउटर सरफेस पे। तो ये अगर मैं समझाऊँ आपको इस तरीके से, तो ये आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। यहाँ पे आ गया, देखें फॉस्फोलिपिड्स हैं,
अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं हमको, ये जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनमें जो डबल लेयर है उसमें इन दिस मॉडल देयर इज़ अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विच आर अरेंज विद देयर हाइड्रोफोबिक टेल्स फेसिंग इनवर्ड्स रिपेल वाटर। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो फॉस्फेट का बना हुआ होता है। जैसे अगर मैं ये बनाऊँ, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये भी हाइड्रोफिलिक एंड है, ये भी हाइड्रोफिलिक एंड है, ये भी हाइड्रोफिलिक एंड है। ये फॉस्फेट का बना हुआ है और इसका ये हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग फेस, ये जो ये वाला एंड है ये वाटर, ये एक लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड्स की, ये फॉस्फेट है और ये लिपिड्स हैं। लिपिड्स की टेल है और फॉस्फेट का हेड है। फॉस्फेट का हेड है और लिपिड की टेल है। फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वाटर लविंग नेचर का है, और जो लिपिड्स हैं आपको पता है लिपिड्स या चिकनाई जो है वो वाटर लविंग एनवायरनमेंट की नहीं होती, वाटर फियरिंग एनवायरनमेंट, वाटर हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट। तो ये एक लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फेट प्लस लिपिड्स इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। और यहाँ पे अब जो मैं बनाऊँगी, ये दूसरी लेयर है, फॉस्फेट प्लस लिपिड्स, लिपिड्स की टेल है ये। अब जो लिपिड्स की टेल हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे को फेस कर रहा है, ये वाला जो टेल है, ये फैट्स की बनी हुई टेल है, ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं, पैरेलल हैं। और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो एक दूसरे के को फेस नहीं कर रही, अपोजिट साइड पे। ये इसका साइड, ये एक पोल पे है, ये दूसरी पोल पर है। ये जो ये वाला पोल है, ये अगर हम बात करें सेल के आउटर सरफेस को फेस कर रहा है, और ये वाला जो पोल है ये सेल के इनर सरफेस को पोल कर रहा है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो आउटर सरफेस से आएगी रिच करती हुई बीच में से छोटे छोटे उसमें से, और रिच करती हुई यहाँ से अंदर साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। बात समझ में आई? ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, तो कैसे जाएगी? ये हाइड्रोफिलिक एंड है क्योंकि साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में पानी होता है, तो ये जो हेड है ये पानी को फेस कर रहा है। बाहर के एनवायरनमेंट में भी रहते कि पानी है, तो यहाँ पे भी इन्होंने हेड रख दिया, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक एंड है, फॉस्फेट है, और बीच में इन्होंने टेल रख दी, यहाँ पर ये टेल है जो हाइड्रोफोबिक एंड। यहाँ तो रहते यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो इसके लिए हाइड्रोफिलिक एंड यहाँ है और हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे को फेस कर रहा है। अगर हम दिखाएं आपको, ये हाइड्रोफोबिक एंड और ये हाइड्रोफिलिक एंड और ये हाइड्रोफोबिक एंड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, फॉस्फेट के बने हुए बहुत सारे फॉस्फेट्स हैं, और नीचे दूसरी लेयर है फॉस्फेट की बनी हुई, और उसमें बीच में टेल जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये उसको हेड कहते हैं, ये फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और ये दोनों तरफ से वाटर को फेस कर रहा होता है, आउटर साइड के वाटर को भी और इनर साइड के वाटर को भी। सेल के अंदर जो वाटर है
यहाँ के वाटर को भी फेस कर रहा है और यहाँ के वाटर को भी फेस कर रहा है। द हाइड्रोफिलिक हेड फॉस्फेट इज attracted to water both inside and outside cell is an watery environment. Cell to cell is in a watery environment, क्योंकि सेल watery environment में है तो इसलिए है. The double layer of lipid is quite fluid with propel floating within it. The double layer of lipid is quite fluid with proteins floating within it. क्या कह रहे हैं कि ये जो डबल लेयर होती है लिपिड की बनी हुई, ये वाटर को वाइट करती है, बाहर निकालती है, इसे पसंद नहीं है वाटर, और ये प्रोटीन को अपने अंदर से आने देती है, प्रोटीन को अलाउ करती है. जो टेल है ये प्रोटीन को अलाउ करती है और ये जो हेड है ये वाटर को अलाउ करता है. यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि जब वाटर को गुजरना होगा तो इस टेल में से गुजरेगा और जब प्रोटीन को गुजरना होगा तो इस प्रोटीन टेल में से गुजरेगी और वाटर जो है वो हेड में से गुजरेगी. सही. इसके अलावा ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स तो हैं ही, लेकिन इन फॉस्फोलिपिड्स के साथ आपको प्रोटीन्स भी नज़र आएंगी. प्रोटीन्स, ये रही प्रोटीन. इसके अलावा इस फॉस्फोलिपिड्स के साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी नज़र आएगा. इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है जगह जगह पे. इसमें आपको प्रोटीन भी नज़र आएगी, इसमें आपको ग्लूकोज भी नज़र आएगा, इसमें आपको लिपिड्स भी नज़र आएंगे अलग से. इन फॉस्फोलिपिड्स के अलावा, इस टेल वाले लिपिड के अलावा आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन नज़र आएगी, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है. इसके अलावा जब इस प्रोटीन की एसोसिएशन इसके साथ साइड चेन बन जाएगी ग्लूकोज की, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. इस प्रोटीन के साथ लिपिड्स अटैच हो जाएंगे साइड चेन के ज़रिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, लाइपोप्रोटीन. अगर इन लिपिड्स के साथ, ये जो आपको लिपिड्स नज़र आ रहे हैं, इन लिपिड्स के साथ आपको ग्लूकोज अटैच मिल जाएगा तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स. अब मैं आपको समझाती हूँ इसे थोड़ा सा और डिटेल में. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ पे ग्लूकोज अटैच हुआ हुआ है आउटर सरफेस पे, कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ हुआ है. जब इस ये कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ हुआ है, साथ में बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अटैच हुआ हुआ है. ये बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है. ये प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है. इस प्रोटीन के साथ अगर आपको साइड चेन ऐसे दिखें लिपिड्स की तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटीन के साथ लिपिड अटैच हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, लाइपोप्रोटीन. इस प्रोटीन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन. अब ये इंट्रिंसिक के साथ भी हो सकता है अटैच, ये इंट्रिंसिक के साथ भी हो सकता है अटैच ग्लूकोज और लिपिड्स, और एक्सट्रिंसिक के साथ भी हो सकता है. एक्सट्रिंसिक के साथ प्रोटीन अटैच हो जाए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ लिपिड अटैच हो जाए तो लाइपोप्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन. चलें, अब यहाँ पे ये अटैच हमने प्रोटीन के साथ करवाया, अब हम लिपिड्स के साथ करवा देते हैं. ये लिपिड्स आपको दिख रहे हैं, ये फॉस्फेट की आपको लेयर दिख रही है, ये फॉस्फेट की लेयर. इस फॉस्फेट की लेयर के साथ लिपिड्स अटैच हो जाएं
इस फॉस्फेट की चेन के साथ लिपिड अटैच हो जाएं तो फॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पे बाज़ औक़ात लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के लिपिड्स के, उनके साथ ग्लूकोज अटैच हो जाता है तो ग्लाइकोलिपिड्स। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जिसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है। फॉस्फेट पूरा बहुत सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और फ्लूइड करते हैं, एंगेज करते हैं, फोर्थ करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपनी जगहें तब्दील करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बताया था, ग्लाइकोलिपिड्स का बताया था। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स है, और इन प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज की जब साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन लगी हुई है इन प्रोटीन के साथ, जो प्रोटीन है इनके साथ साइड चेन लगी हुई है ग्लूकोज की, तो हम इसका नाम क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ ग्लूकोज की साइड चेन लग गई है तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? देखिए यहाँ पे फॉस्फेट प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज अटैच हुआ है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेलुलर रिकग्नाइजेशन में। एक सेल दूसरे सेल को रिकग्नाइज कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑन दी सरफेस ऑफ डिफरेंट सेल्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी जनरेट करते हैं। ये किसी भी सेल की इम्यूनिटी को जनरेट करवाना वो किसका काम है? इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम है। ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं ताकि वो अपनी जगह स्टेबलाइज फॉर्म में रहे। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करवाने में भी मददगार साबित होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से जो अटैच हुआ है, ये अटैच हुआ है इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से। एक सेल दूसरे सेल को पहचानेगा कि मुझे इसके साथ अटैच होके मुख्तलिफ मटेरियल्स का तबादला करना है, उनको अपने साथ अटैच करवाना है, या मुझे एक टिश्यू बनाना है। तो ये टिश्यू जब बनेंगे, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये सेल्स एक दूसरे को पहचानेंगे, सिमिलर टाइप के सेल्स एक दूसरे को पहचानेंगे, और फिर यहाँ पे एक पूरा टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा ये एंटीजन का काम भी करते हैं, चीज़ों को अपने साथ, मुख्तलिफ़ एंटीबॉडीज़ को, मुख्तलिफ़ एंटीजन को अपने साथ अटैच करवा लेते हैं। ये रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स के तौर पे कैसे काम करते हैं कि मुख्तलिफ़ एंटीजन इनके साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद, या तो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, अटैच होने के बाद जो है वो जब सेल के साथ अटैच होते हैं तो इनकी मदद से सेल जो हैं वो अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव कर लेता है। इसके अलावा इनकी मदद से सेल जो है वो स्टेबलाइज भी रहता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे आपको जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, और ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये आउटर लेयर में मौजूद होते हैं, और ये साथ में प्रोटीन्स के साथ जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये जो मौजूद होते हैं प्रोटीन के साथ मौजूद होते हैं, तो हम इनको किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, और जब वो प्रोटीन के साथ अटैच हुए होते हैं
ये प्रोटीन के साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच हुए हुए हैं, आउटर सरफेस पे मौजूद हैं ये कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन की आउटर सरफेस से अटैच हुए हुए हैं, तो हम इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो आउटर सरफेस पे मौजूद होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो हैं वो आउटर सरफेस पे मौजूद होती हैं, जो बिछी हुई हालत में स्लग फॉर्म में इस तरह से मौजूद होती हैं, ऐसी हालत में मौजूद होती हैं। आउटर साइड पे स्लग हुई भी होती हैं, ना ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा एम्बेड हुई भी होती हैं, बस लूजली अरेंज हुई भी होती हैं। इसके अलावा कुछ टाइप की प्रोटीन्स, ये वाली प्रोटीन जो हैं वो कम्प्लीटली एम्बेड हुई भी होती हैं, आउटर सरफेस पे भी मौजूद होती हैं, इनर सरफेस पे भी मौजूद होती हैं। जो आउटर साइड होता है उस पर भी नज़र आ रही होती हैं, और जो इनर साइड होता है सेल का उसमें भी उनकी पेनिट्रेशन होती है, और ये इनको हम कहते हैं सम प्रोटीन्स कम्प्लीटली पेनिट्रेट द फॉस्फोलिपिड लेयर। जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसके साथ कम्प्लीटली पेनिट्रेट हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन जो है वो मूवमेंट, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की या आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ये जो प्रोटीन है ये बाहर से कोई भी मटेरियल जो है वो अपने साथ ग्लूकोज को अटैच करवा लेंगी, और ग्लूकोज या वाटर को अटैच करवाने के बाद आउटसाइड से इनसाइड में उस वाटर को या फिर ग्लूकोज को जो है वो पेनिट्रेट करवा देंगी। यहाँ से अगर अंदर से बाहर ले जाना है तो यहाँ से अटैच होगा, और बाहर से अंदर ले जाना है तो यहाँ से अटैच होगा। इसके अलावा यहाँ पे अंदर जो लिपिड है, जो लिपिड की टेल हैं, इनके साथ बाहर से ग्लूकोज जो है वो अटैच हो जाता है। ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज सरफेस रिसेप्टर्स एंड स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, कॉमन इन बोथ सेल्स एंड नर्व्स, कॉमन इन ब्रेन सेल्स एंड नर्व्स। अगर हम बात करें तो ये जो आपको ये वाली जो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये है लिपिड्स की और ग्लूकोज की बनी हुई चेन। इस लिपिड्स की और ग्लूकोज की बनी हुई चेन में हमारे पास सरफेस पे मौजूद हैं, सरफेस रिसेप्टर्स के तौर पे मौजूद हैं, और ये भी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज़ करने का काम करती हैं। ज़ाहिर है कि ये इस तरह से नहीं है कि मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड स्टेट में हो जाए या बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाए, तो ये मेम्ब्रेन को जो है वो स्टेबल करने का काम करती है। इसके अलावा ये नर्व्स में मौजूद होती हैं और ब्रेन में मौजूद होती है। ये वाली जो ग्लाइकोलिपिड है जो सरफेस के साथ मौजूद होता है, ये सिर्फ नर्व्स में और ब्रेन में जो है वो मौजूद होता है, और इसमें लिपिड्स जो हैं वो किसके साथ, लिपिड्स जो हैं वो किसके साथ अटैच हुए हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। यहाँ पे जो आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है उसके साथ जो है वो क्या चीज़ अटैच हो जाती है, लिपिड्स अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास था। अब इसके बाद हमारे पास ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ये है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्लाइड है उसमें हमारे पास है कि कोलेस्ट्रॉल का बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो मौजूद होता है दो जो फॉस्फेट के बीच में। आपको यहाँ पे जो फॉस्फेट के हेड हैं, ये वाला हेड और ये वाला हेड, यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। ये जो है क्लोज पैकिंग करवा रहा है, ये क्लोज पैकिंग करवा रहा है फॉस्फोलिपिड्स की, और जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइड स्टेट में रखता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल, मैंने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन के साथ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, तो ये एक फॉस्फेट है और ये दूसरा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, और इसके बीच में क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, बीच में अगर आ जाएगा तो ये जो फॉस्फेट हैं ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाएंगे, दूर दूर रहेंगे, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड स्टेट में रहेगी। अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे, अगर आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे मौजूद है, तो कोलेस्ट्रॉल
जब यहाँ पे मौजूद है तो सर्दियों में मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिडिफाई ना हो जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल बीच में आकर इसको क्या कर देता है, एक दूसरे से दूर दूर कर देता है मेम्ब्रेन, जो लिपिड्स की जो फॉस्फेट के हेड हैं, उनको दूर दूर कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती, क्योंकि लिपिड्स हैं और फॉस्फेट हैं। तो लिपिड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है सर्दियों में, तो मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट जो है, मेम्ब्रेन लिक्विड फॉर्म में रहे, ऐसा ना हो कि सॉलिड हो जाए, जो लिपिड्स हैं वो जम जाएं, तो बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल आएगा, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे से दूर दूर रहेगी और लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगी तो वाटर और सॉल्यूट की जो है मूवमेंट है वो आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा मोर फ्लूइड एट इस रिजिडिटी एंड वाटर मूवमेंट मेम्ब्रेन्स वुड, इसके अलावा देखें अगर ये फ्लूइड स्टेट में रहती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा ये एक दूसरे से दूर दूर भी रखेगी, फ्लूइड स्टेट में रखेगी। इसके अलावा कुछ जो सब्सटेंस हैं, पर्टिकुलरली आयंस हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन प्रोटीन्स के ज़रिए, जिनको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। ये मैंने पहले भी बताया था कि इनका नाम है चैनल प्रोटीन। इसके अलावा कैरियर प्रोटीन भी होती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको कोलेस्ट्रॉल का रोल जो है वो देखें, अगर गर्मियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, तो ये कोलेस्ट्रॉल बीच में आके मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा लिक्विड होने से बचाएगा, ये जोड़ के रखेगा। गर्मियों में ये कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा लिक्विड होने से बचाएगा। गर्मियों में ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को एक साथ जमा के रखेगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा कि बिल्कुल ही लिक्विड हो गई, तो जोड़ के रखेगा। और सर्दियों में जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाएगी तो ये फॉस्फेट को थोड़ा दूर दूर कर देगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी, ताकि आयंस का तबादला हो सके। तो गर्मियों और सर्दियों में दोनों कोलेस्ट्रॉल का रोल है। इसके अलावा ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे वाटर है, वो सम सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वाटर आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर, बट मोस्टली इम्परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल पोलर मॉलिक्यूल, मोस्ट मूवमेंट थ्रू प्रोटीन्स। क्या कह रहे हैं कि कुछ बहुत कम अमाउंट में, मैंने फिर भी बताया कि बहुत कम अमाउंट में थोड़ा बहुत वाटर पास हो जाता है। अगर बहुत कम अमाउंट में है तो बीच बीच में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह में फासला होता है तो थोड़ा सा वाटर गुजर सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि ये हेड है ना, ये नहीं गुजरने देता। वाटर हाइड्रोफोबिक है ना, ये जो टेल है ये नहीं गुजरने देती इसको। फिर मैं बताती हूँ आपको। देखें, ये टेल है ना, ये वाटर को गुजरने नहीं देती, लेकिन जब थोड़ा सा फासला होगा ना, तब थोड़ा सा वाटर जो है वो गुजर सकता है, थोड़ा बहुत कम अमाउंट में। लेकिन ज़्यादातर जो वाटर है वो इन चैनल प्रोटीन के ज़रिए जाता है। एक और तरह की प्रोटीन होती है जैसे कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हर चीज़ जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, रिसेप्टर्स का रोल, एंजाइम्स का रोल, प्रोटीन्स का रोल, फॉस्फोलिपिड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया, किस तरह से वो चीज़ों को अलाउ करता है, काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं यहाँ भी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास बॉटनी का नया सिलेबस नई बुक आई है, सिंटैक्स बुक बोर्ड की, जो बहुत अच्छी बुक है, उसके बहुत सारे टॉपिक जो है, उसकी बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में जो हैं वो इस आज की लेक्चर में मौजूद हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी। जिसमें हमने अभी तो हमने इसका इंट्रोडक्शन ही देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी इम्तहान में कोई भी मसला न रहे। पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन डिटेल में जो है वो हम हेड कितने
जो टेल है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, हेड में कौन सी बॉन्डिंग है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस आप लेक्चर जो हैं वो पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो जो हैं वो देखते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है वो इम्तहानों के लिहाज से तैयारी हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।